सबसे पहले जब हम लोग सारे प्लैनेट और सारे नंबर, ये आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आपको कोई पेपर ना देखना पड़े, कुछ सोचना ना पड़े, जैसे ही वो नंबर दिखे वैसे ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ ये ऐसे काम होते। इसको समझाने के लिए हम लोग बहुत एक इजी सी स्टोरी बनाते हैं। एक समझ लीजिए एक किंगडम है राजा का। जब हमारी लाइफ शुरू होती है तो कहते हैं कि एक राज्य की तरह लेके चलते हैं, हैं? तो एक किंगडम है बहुत बड़ा। तो वहां पर कोई एक आदमी है जो एक राज्य को स्टेबल करना चाहता है, स्टेब्लिशमेंट करना चाहता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है, और एक अपनी लाइफ को एक बड़े ऊंचे पदवे पे लेकर जाना चाहता है। ठीक है, तो वो है किंग, जो और लोगों से स्ट्रेटजी बनाता है, प्लानिंग करता है, और अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सारे प्रयास करता है। तो वो है किंग, मतलब वन। अच्छा। वन को हमेशा हम लोग बोलते हैं किंग। ठीक। ठीक है, इसलिए वन हमेशा बहुत एम्बिशियस माना गया हम्म, है। वन नंबर के लोग जो भी होंगे एम्बिशियस होंगे, काम के लिए हमेशा इनिशिएट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा। और वन बीज है, एक बोलते ना, जैसे एक पेड़ है तो पेड़ के एक शीड निकलती है ना पहले, तो वो हम्म, शीड की तरह है। उसको बहुत मतलब हर एक चीज को जानने की इच्छा है। जैसे शीड जल्दी होती है ना निकलने की, उसे अंकुर फूटता है कि उसको बाहर निकलने की बहुत जल्दी होती है, अंकुर फूटने की, कि पेड़ देखे बाहर की दुनिया कैसी है। ऐसे ही वन की क्यूरियोसिटी है, इसलिए ही वो किंग है। किंग भी वही है जिसके अंदर कैपेसिटी है ये सब करने की। क्यूरियस होता है, एम्बिशियस होता है। हाँ, एम्बिशियस होता है, क्यूरियस होता है, किसी ना किसी नई चीज में इनिशिएट करेगा। अच्छा। उसकी ज्यादातर ऐसी कोशिश नहीं होती है, ज्यादातर वन वाले तुम देखोगे तो, कि अगर कोई फैमिली बिजनेस मान लो चल रहा है, तो वो उस फैमिली बिजनेस को वैसे ही नहीं चलाएंगे। उसमें कुछ ना कुछ नया अगर वो चलाएंगे उस फैमिली बिजनेस, तो उसमें वो कुछ ना कुछ नया पैटर्न ऐड कर चुके हैं। कुछ इनिशिएट करने के लिए वन होता है, वो हमेशा लेगेसी को फॉलो नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है, उन्हें कुछ दिखाना है, उन्हें नए तरीके से अपने राज्य को एस्टेब्लिश करना है, अच्छा। दुनिया को दिखाना है कि अब मैं राजा आया हूं। मेरे हिसाब से होगा। हाँ, तो मैं एक नया काम करूंगा। इसलिए ही कहा जाता है वन में थोड़ा ईगो भी आता है। अच्छा। और इसलिए ही वन वालों को हम लोग जब भी कोई एडवाइस देते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि अपने ईगो को हटा लो, तुम लाइफ में बन जाओगे। लेकिन जब तक उनका ईगो काम करता है तब तक वो दूसरों के सामने झुक नहीं पाते ना। और हमें पब्लिक में काम करने के लिए क्या है, तुम्हें झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकली लाइफ को सीखो, ठीक है, तुम एक वो एक अगर स्टोरी में चलते हो किंग, तो ठीक है, तो वो अपने राज्य में बैठा हुआ है, अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है, पब्लिक सारी मान रही, लेकिन अब हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ऐड कर सकते ना। तुम्हें और वन वाले ज्यादातर अपनी लाइफ में स्टेब्लिश तभी होते हैं जब पब्लिक उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि वो लीडर होते हैं, और लीडर को हमेशा पब्लिक सपोर्ट चाहिए। वो कमाते भी वहीं से हैं जो पब्लिक से काम करवाते प्रिया, 1 मिनट 2 मिनट पॉज करोगे? पता नहीं किसका कॉल बार बार आ रहा है। हैं। चलेगा, 2 मिनट, हाँ। दो चलेगा। मिनट, हाँ। ठीक है, तो वन हो जाता है हमारा उस किंगडम का। जब हम किसी किंगडम को बनाने चलते हैं तो वन हो जाता है हमारा वहां का किंग। हम्म, अब अगर राज्य स्टेब्लिश होगा तो भाई फैमिली भी बढ़ानी जरूरी है। राजा कभी भी या कोई भी मैन अकेले तो कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम्म, रानी भी चाहिए उसको, हम्म। तब वो अपनी फैमिली बना पाएगा, स्टेब्लिश करेगा लोगों में। तो जब रानी की बात होती है तब फिर वहां पे आती है नंबर टू। नंबर 2। नंबर टू को इसलिए ही कहा गया है केयरिंग नंबर है, मदरली नंबर है। मदरली नंबर है। मदरली, इन्हें बहुत लोगों की केयर करना बहुत अच्छे से आता है, इन्हें लोगों की इमोशन समझने बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, ये कई बार तो ऐसा होता है कि लोग मतलब नहीं, एक माँ की तरह ही, जैसे नहीं माँ को बच्चे बहुत ज्यादा कुछ कहते भी नहीं फिर भी माँ समझ जाती है, समझ जाती है, हाँ। वैसे ही होते हैं नंबर टू वाले, इसलिए सॉफ्ट वाले होते कहते हैं। अब आ हम्म, गए नंबर टू की, जब रानी आ गई इनके पास, तो सबसे बड़ी बात तो हो जाती है कि ठीक है हमने कोई चीज हम करने चले, शादी भी हो गई, रानी भी आ गई, लेकिन हमारे पास अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो हम किसी चीज को स्टेब्लिश ही नहीं कर सकते। हम्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्ञान, नॉलेज, कि कोई भी बच्चा या कोई भी लाइफ में बिना पढ़े कुछ कर सकता है, चाहे वो किसी भी चीज में।
चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो काम करे, जॉब करे, हम ऑकल्ट कर रहे हैं, तो भी हमने सीखा तो है ही ना कहीं ना कहीं, नॉलेज तो लिया ही है। तो जब उस किंगडम को जरूरत पड़ी कि नॉलेज कहाँ से लिया जाए, तब बुलाया गया किसको, नंबर 3 जुपिटर, गुरु। गुरु। अब जरूरत पड़ी हमें गुरु की, कि गुरु की, बिना गुरु ठीक के है। आशीर्वाद और बिना गुरु के नॉलेज दिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम्म, भले किंग है, उसके अंदर क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस है चीजों हम्म, आगे करने का, लेकिन कोई बताने वाला तो हो कि जाना किस तरफ है हम्म, और किस तरफ जाके हम क्या पाएंगे, हम्म, ये बताने के लिए जुपिटर आया। तो जो कि होता है नंबर 3 हमारे पास। हम्म, जब इस तरह की स्टोरी से समझेंगे ना, तो नंबर हमारे क्लियर होते जाएंगे कि किस नंबर का क्या नेचर है। इस तरह से और क्लियर होता जाएगा, है ना, स्टोरी से। अब हो गया एक टीचर, जो कि इसलिए ज्यादातर 3 वालों को कहा जाता है तुम टीचर बन जाओ, तुम किसी अच्छा। को ज्ञान दे दो, कोई भी ऐसा चीज कर लो जो कि जहां पर तुम लोगों को समझा सको, लोग तुम्हारी एडवाइस को सही मानते हैं और तुम लोग सही एडवाइस देते भी हो, हम्म, ये अपनी तरफ से, क्योंकि गुरु या ईश्वर कभी भी किसी को गलत एडवाइस नहीं दे सकते, इसलिए ही गुरु की पदवी हमेशा ईश्वर से भी ऊपर कही गई, ताकि वो, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को कभी भी ऐसे गलत गलत ज्ञान ज्ञान नहीं। नहीं। हम्म, अब इसके बाद आ जाता है, गुरु ने ज्ञान दे दिया, ठीक है, राजा ने स्टेब्लिश करने की उसको नॉलेज मिला, सब कुछ मिला, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि सीधे सीधे चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, रास्ते में ऐसे पड़ाव पड़ते हैं, है ना, हम्म, कि लाइफ में लोग कभी कभार कहते हैं नहीं कि हमारी लाइफ सीधे सीधे हम नहीं जी सकते, हमारा काम ही नहीं वैसा हम्म, है। तब वहां पर आ जाता है राहु का, जो है नंबर 4 का। नंबर 4 क्या है, शाम दाम दंड भेद, वो हर तरह से तुमको सब तरह से करना सिखाए, वो भी एक टाइप का बहुत अच्छे से सिखाता है, लेकिन उसके में एथिक्स नहीं है, जैसे एथिक्स जुपिटर नहीं। तुमको एथिक्स के साथ चलाएगा। 3 हम्म, नंबर जो है जुपिटर, वो एथिक्स सिखाता है कि अगर हमें सुबह उठना है तो पहले अपने पेरेंट्स के पांव छूने हैं, मंदिर के हाथ जोड़ने हैं, भोग लगाना है, उसके बाद खाना है। तो जुपिटर ऐसे एथिक्स के साथ सिखाता है। राहु कहेगा पहले अपना काम देखो यार, हाथ पैर तो बाद में भी आके जोड़ लेंगे वापस आके, माँ बाप तो अपने ही कहाँ भागे जा रहे हैं। राहु का ये काम है, क्योंकि राहु तुम ऐसा एक नंबर प्लैनेट बोला जाता है कि वो इल्यूजनरी है, हम्म, ठीक है, वो जितना करता है उससे ज्यादा सोच चुका होता है अंदर, ठीक है, जुपिटर करेगा एक एक स्टेप को, उसके बाद कहेगा रियलाइज करो। राहु के मन में बहुत कुछ चलता है। अब राहु क्या है, एक चीज को और भी समझिए, इस एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु किसे कहे गए, जिनके दो मतलब कि धड़ हो गए थे, एक शर और एक धड़ अलग हो गया था। जब समुद्र हम्म, मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जो एक राक्षस थे ना, स्वरभानु करके, हाँ, उन्होंने अमृत पी लिया था। तो हाँ, अमृत पीते हुए देख लिया था इनको किसी ने, तो वो उसने विष्णु जी को बता दिया कि अरे ये तो राक्षस थे जो देव लाइन में बैठ गए। ये हाँ, और अब पी और गए। इन्होंने अमृत पी लिया, तो उन्हें हाँ, विष्णु जी ने अपने चक्र से उसका गला अलग कर दिया, दो क्योंकि दाढ़ कर दिया। हाँ, क्योंकि अगर राक्षस पी लेगा कोई भी अमृत, तो फिर तो दुनिया को चरा देगा ना, फिर हम लोग क्या कर पाएंगे। हम्म, कहते नहीं है गुरु, अच्छी एनर्जीज उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती जितना बैड एनर्जीज ज्यादा स्ट्रांगली काम करती हैं। तो उन्होंने इसको अलग करने के लिए, क्योंकि अब तो वो पी चुके थे तो वो निकाल तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको दो बॉडी में कर दिया, ताकि अलग अलग काम करेंगे तो उतना स्ट्रांगली काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर दोनों हाथ हमारे हैं तो हम ज्यादा मेहनत से काम कर लेते हैं, लेकिन दोनों हाथ एक अलग अलग हुए तो हम उतना मेहनत से काम नहीं कर पाते हैं। नहीं कर सकते। हाँ। तो वो उन्होंने किया कि उन्होंने अलग अलग कर दिया, लेकिन इस बात पे राहु वहां भिड़ गया कि तुम लोग एक तो भाई झूठ बोल के हमारे साथ चीटिंग कर रहे थे, उनको अमृत पिलाने चले थे, ऊपर से हमने पी लिया तो हमारे साथ ऐसा किया गया। उसने तपस्या हम्म, करी, ठीक है, हम्म, इसके लिए। अब उसको उस तपस्या में फिर तभी उसको ये चीज मिल गई थी, अपनी पूजा और अर्चना से, कि आपको कुंडली में एक स्थान दिया जाए। इसलिए ही हम लोग 9 प्लैनेट गिनते हैं, लेकिन इन 2 प्लैनेट को कुंडली में बहुत ज्यादा स्थान दिया गया है।